तो पिछले कुछ दशकों के दौरान एक नए और तेज जलवायु परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। 1990 का दशक, 1990 से लेकर 2000 तक, 2000 से लेकर 2010 तक, 2010 से लेकर 2020 तक। तो आज हम जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन का दौर है, क्लाइमेट चेंज का टाइम पीरियड माना जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसके लिए जो कारण बताए जा रहे हैं वो मानवीय गतिविधियां बताई जा रही है। 1990 के दशक में जलवायु परिवर्तन का जो इशू था वो दुनिया के सामने आता है। उससे पहले की जो मेन समस्या थी वहाँ ओजोन लेयर की थी, परंतु 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग का इशू दुनिया के सामने आता है। और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब होती है? 1988 में। अब 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसमें जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा करी गई थी। अब ये जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो स्थापना हुई थी, इसने पहली बार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैज्ञानिक रूप से अधिकृत बयान जारी की, यानी कि इसकी स्थापना कर दी। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी करी गई उनका जो आधार था दैट वाज साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार पर बयान जारी किए कि रियली में जो जलवायु परिवर्तन है वो हो रहा है। और इसके ऊपर एक बहस भी चल रही थी और लगभग 2005 तक ये बहस चलती है। और आज के टाइम में भी कुछ स्केप्टिक्स जिनको हम बोलते हैं वो कहते हैं कि देयर इज नो एनीथिंग लाइक अ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जैसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति कैंडिडेट जो घोषित किए गए रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई दुनिया में चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो पहले तो जान लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि एक लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो वेदर रहता है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान का जो इलाका है उसके बारे में हम कहते हैं कि रेगिस्तान क्या है? गर्म है। रेगिस्तान का कोई एरिया जिसमें 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पिछले 25-30 सालों से, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट ये है। और जब ये परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज। जैसे 55 डिग्री सेल्सियस बताया, तो अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है उसके बाद कुछ 25-30 सालों बाद तो हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लाइकवाइज हिमाचल का कोई आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में अगर गर्मियों के मौसम में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यदि 20-25 सालों बाद वहां पर 22 या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2004-5 तक तथाकथित इनकार करने वाले समूह कौन से हैं? जो मना करते हैं। डिनाइल लॉबी इसको बोलते हैं। डिनाइल का मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाई का मतलब मना करना। तो इनकार करने वाले समूह जो कहते हैं कि देयर इज नो एनीथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है। तो डिबेट कब शुरू हो जाती है? 1990 के दशक में शुरू हो जाती है और दुनिया में इसके दो ग्रुप बन जाते हैं। एक वो वाला ग्रुप जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एक दूसरा जो कहता है कि नहीं हो रहा है। अब ये नहीं कहने वाले हैं ये कौन लोग हैं? ये वही लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट इस बात में छुपा होगा कि जो इनकार करेंगे कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी चीज नहीं है। क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, वैश्विक तापमान के कारण। और वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है? CO2 होगी, मीथेन होगी, जो हमारे वातावरण को गर्म करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ से आ रही है? अधिक से अधिक CO2 के एमिशंस होने से। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक जब उत्सर्जन होगा तो हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कैसे हो रहा है? जब हम इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, जब हम गाड़ियों को चला रहे हैं तो उनसे क्या निकल रहा है? CO2 निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और गाड़ियां किससे चल रही हैं? ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं। कोई इंडस्ट्री कोल से चल रही होगी, इनफैक्ट बिजली कोल से तैयार हो रही होगी, कोयले से तैयार हो रही होगी। अब ये वाली जो कंपनियां हैं जो कोयला बेचती हैं, तेल बेचती हैं, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी चीज नहीं है। दुनिया यहाँ पे जो डिबेट चल रही है ये आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। चुप करके आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन को जारी रख सकते हैं, आप अपने विकासात्मक कार्यक्रमों को जारी रख सकते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कोई हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा ही है कि 2004-5 तक तथाकथित इनकार करने वाले समूह, ये इनकार करने वाले समूह वही थे जिनमें से कुछ को अमेरिकी तेल कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो अमेरिका में कुछ कंपनियां थी जो तेल प्रोड्यूस करती है, उनके द्वारा पैसा दिया गया था कि हम आपको पैसा देते हैं, हमारे लिए लिखिए। जैसे आपने राजाओं का इतिहास पढ़ा होगा, तो राजाओं के इतिहास में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं? आपने कभी किसी राज दरबारी के द्वारा अपने राजा के लिए बुरे शब्द कहते हुए सुना है? नहीं सुनेंगे आप। पृथ्वीराज चौहान के यदि आप राज दरबारी, क्या नाम था, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने उनकी कोई बेइज्जती थोड़ी ना करी है, उन्होंने तो तारीफ करी है और कहा है कि 16 बार गोरी को छोड़ा, 17वीं बार गोरी ने पकड़ लिया।
अब मैं एक ही राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबर की भी बात करूंगा, जहाँ पर मैं किसी मुगल शासक की भी बात करूंगा, चाहे कोई भी शासक रहा हो, उनके जो राज दरबारी रहते हैं वो उसकी तारीफ ही तो करेंगे। तारीफ करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वहां पर उनको पोजीशन मिली है, पैसा मिला है। लाइकवाइज यहाँ पर अगर किसी देश के अंदर कोई इंस्टीट्यूट है, उसको कहीं से पैसा मिलता है, तो वह उस पैसा देने वाली जो एजेंसी है उसके पक्ष में ही बातें करेंगी। तो ये जो अमेरिकी तेल कंपनियां थी, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट्स को पैसा दिया और कहा कि आपको अपने कार्यक्रमों को जारी रखना है, पर उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर दो कि आप दुनिया को अपनी रिसर्च के माध्यम से ये बता दो कि जलवायु परिवर्तन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ से पैसा लिया और उस हिसाब से रिसर्च करना शुरू कर दी। अब हम रिसर्च जो शब्द जो सुनते हैं, रिसर्च में भी हेरा फेरी करी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्च में भी क्या है, ऐसे परिणाम लाए जा सकते हैं जो व्यक्ति इंटेंडेड है, और खास करके नेचुरल साइंसेज में तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सोशल साइंसेज में थोड़ा आसान हो जाता है, और एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके बारे में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मेजर करने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो जब हमारे पास उस दौरान कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उनको फंडिंग करी गई अमेरिकी तेल कंपनियों के द्वारा, और कहा गया कि आपको दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करना है कि जलवायु परिवर्तन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वे तर्क देते थे कि पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में होने वाले परिवर्तनों के आंकड़े या तो निर्णायक नहीं थे या विरोधाभासी। तो इनके द्वारा ये तर्क दिए गए कि जो भी रिसर्चेज हुई थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसको उन्होंने गलत साबित किया कि नहीं, ये रिसर्चेस जो थी वो गलत थी। तो 2005 तक तो जो अमेरिकी तेल कंपनियों के द्वारा जिन इंस्टीट्यूट को फंडिंग करी जा रही थी, उसके अनुसार तो बातें करी गई कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। परंतु साइंस पत्रिका, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए जानी जाती है, 2005 में इसके द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, लेख लिखे गए, और इन लेखों की श्रृंखला में उन्होंने इनकार करने वाले समूहों, जिनको डिनाइल्स लोबिस्ट कहते हैं या फिर स्केप्टिक्स कहते हैं, साइंस पत्रिका के द्वारा कहा गया कि ये जो इनकार करने वाले समूह हैं, इनके द्वारा जो रिसर्चेस करी गई हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनकी आंकड़ों में बहुत सारी कमियां हैं, और उनके द्वारा जो रिसर्च करी गई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। और जैसे ही साइंस जर्नल के द्वारा इनको एक्सपोज किया गया, तो अब ये एक दुनिया के जो साइंटिस्ट थे उनमें एक सहमति बनना शुरू हो जाती है कि दुनिया रियली में गर्म हो रही है, और यह एक अटल सत्य है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC कब हुई थी स्थापना? 1988 में। इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करी जाती है जलवायु परिवर्तन के संबंध में। तो IPCC की 2007 की चौथी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कहा गया कि 1850 से लेकर 2006 तक, जो 1995 से लेकर 2006 तक के जो 11 वर्ष थे, वो इस दौरान के सबसे गर्म साल माने गए। और ये गर्म कैसे हुए? गर्म का मतलब यह है कि टेम्परेचर जो था वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जितना पाया जाता था उससे थोड़ा ज़्यादा पाया जाने लगा। अब यहाँ पर 1850 का चुनाव क्यों किया गया है? इसको बोलेंगे यहीं से इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज की शुरुआत कब होती है? लगभग 1850 के दौरान। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल जो कंट्री थी, दैट इज कॉल्ड इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे पहली औद्योगिक देश था, जिसके बाद यूरोप के बाकी देशों के द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को फॉलो किया गया। तो 1850 का जो समय है वह औद्योगिकरण की शुरुआत का समय माना जाता है। इसके पहले का जो समय है वह प्री इंडस्ट्रियल टाइम माना जाता है। प्री जब शब्द लग गया तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री के पहले का समय। तो क्या हुआ? 1906 से लेकर 2005 तक का यदि आप 100 साल लेंगे, उनमें से वो वाले 50 साल जो कि बाद में शुरू होते हैं, यानी कि 1956 से लेकर 2005 तक के जो 50 वर्ष थे, उसके पिछले के जो 50 वर्ष थे उनसे ज़्यादा वो गर्म थे। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, तो धरती का तापमान भी क्या है? बढ़ता जाता है। और ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। 3 प्रकार के विचारक हैं। एक पहले वो विचारक जो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दूसरे जो 2005 तक एग्जिस्ट कर रहे थे, जिन्होंने बोला कि जलवायु परिवर्तन नाम की कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब 2005 में जैसे ही साइंस जर्नल के द्वारा कुछ अपने लेख निकाले जाते हैं, तो उनके द्वारा इनकार करने वाले ग्रुप्स, डिनाइल लोबिस्ट जिनको बोलते हैं, उनकी जो रिसर्चेस थी उनको गलत साबित किया गया और कहा गया कि उनकी रिसर्चेस में बहुत सारी कमियां हैं। तो 2005 के बाद दुनिया के अंदर एक सहमति तो बन गई। वो सहमति ये थी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जीत किसकी हुई? जीत उसकी हुई जो कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और उसी के साथ इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने बोला कि मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयले की जो खपत होती है। परंतु 2005 के बाद दूसरे विचारक भी आते हैं, जिनको हम संशयवादी कहते हैं, जिनको हम स्केप्टिक्स कहते हैं। वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, इस बात पे हमारी सहमति है। अब जो इनकार करने वाले ग्रुप थे
उनको चुप होना पड़ा। उनके स्थान पर नए लोग आ गए जिनको संशयवादी कहा जाता है, स्केप्टिक्स कहा जाता है, जिन्होंने बोला कि जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, हम इस बात को मान जाते हैं, परंतु इसका कारण मानवीय गतिविधियां हैं, इसका बीच का कोई रिलेशन अभी तक प्योरली हमें दिख नहीं रहा है। तो मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के रिलेशन को इनके द्वारा इंकार किया गया कि देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। ये जो संशयवादी थे, इन्होंने बोला कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इस तरीके की जो गैसेज है जिनको ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं जरूरी नहीं है कि वही हमारे जलवायु परिवर्तन को बदल रही हैं। तो ये जो स्केप्टिक्स थे, इन्होंने यह कहा कि पृथ्वी की जलवायु अपने आप बदलती रहती है, चाहे हम बर्फीले युग के बीच में हों या गर्म समय में। तो मैं आपको बता रहा था कि जब यह हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन की बात देखेंगे तो कि बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था, जब एक टाइनी वॉल थी वो ब्लास्ट हुई थी, उसके बाद वो एक्सपैंड करती है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज बनती है एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जो गैसेज होती हैं वहाँ सॉलिडिफाई हो जाती हैं और उससे ही स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं जिनकी अपनी ग्रेविटेशन होती है जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और उसमें भी एक चीज़ देखी जाती है कि जो स्टार्स होते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके वो एक स्टार के इर्द गिर्द है। स्टार कौन है? सन। सूरज के चारों ओर कुछ ग्रह घूमते हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये भी ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गए, ठीक है। इसके लिए भी कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुआ है। धीरे धीरे ये जो गैसेस थी ये सॉलिडिफाई होती है और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है। और पृथ्वी ऐसा नहीं है कि जैसी आज है वैसी की वैसी थी। तो कुछ वक्त इन्होंने बोला कि वो आग का गोला भी रही है। फिर उसके बाद पूरी पृथ्वी पर बर्फ भी देखी गई है, हजारों लाखों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक ये बर्फ का गोला भी रही है। तो इस तरीके से धरती के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने यह कहा कि पृथ्वी की जलवायु अपने आप बदलती रहती है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो जलवायु है ये अपने आप बदलती जा रही है, चाहे हम बर्फीले युग के बीच में हो। बर्फीले युग का मतलब क्या है कि जब ये पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, या गर्म समय में। गर्म समय का मतलब जब पृथ्वी एक आग का गोला होती है। इस बदलाव को प्राकृतिक प्रक्रिया बताया गया। तो ये जो स्केप्टिक्स थे इन्होंने बोला कि धरती का जो तापमान है वो खुद ब खुद बदलता रहता है, ठीक है, और ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये मानव निर्मित नहीं है। उदाहरण के लिए लघु हिमयुग का नाम का एक समय था जो लगभग 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक चला। तो 1300 ईस्वी से लेकर 19वीं सदी यानी कि 1850 तक चला ये। इस दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में बहुत ठंडी सर्दियां पड़ती थी, इतनी ज़्यादा ठंडी कि नदियां और झीलें जम जाती थी। और आइसलैंड जैसा देश अक्सर बर्फ की मोटी परत से ढका रहता था। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? यूरोप की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यूरोप की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है और उसी के साथ एक आइसलैंड जगह लगती है। तो ये वाले जो एरियाज थे इनके द्वारा कहा गया कि 1300 ईस्वी से लेकर 1850 तक, जिसको कहा जाता है लघु हिमयुग। इसको कंप्लीट हम आइस एज नहीं कह सकते क्योंकि ये छोटा सा स्पैन था, लगभग 500-700 सालों। जब आप आइस एज की बात करते हैं तो वो हजारों सालों तक चलता है। तो ये 500-700 साल का एक टाइम पीरियड रहा है, जिसका एग्जाम्पल देकर इन्होंने अपनी बात का तर्क मनवाने की कोशिश करी है और कहा है कि इस समय के दौरान यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, आइसलैंड के अंदर जो नदियां थी, झीलें थी, वो जम जाती थी, मोटी परत से ये ढकी रहती थी। उस समय लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में जीते थे। खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती थी और खाने की कमी भी हो जाती थी। गांवों और शहरों में लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेते थे और इस समय में कड़ाके की ठंड की वजह से कई जगहों पर फसलें खराब हो जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की है कि इस तरह की ठंडी और गर्म समय की अदला बदली क्यों होती है। उन्होंने यह सोचा कि शायद इसका संबंध सूर्य के धब्बों, सनस्पॉट से हो सकता है। सूर्य के धब्बे वे क्षेत्र होते हैं जहाँ सूर्य की सतह थोड़ी ठंडी होती है और वहाँ से कम गर्मी निकलती है। तो सूरज के धब्बे क्या हैं? सन स्पॉट्स जिनको हम कहें। तो सूरज के ऐसे धब्बे जिनको आप कह सकते हैं कि थोड़े से ब्लैक होते हैं, डार्क होते हैं। तो उसके कारण सूरज की जो गर्मी निकलती है वो उन वाले हिस्सों से थोड़ी कम निकलती है। तो कुछ लोग इसके साथ भी इसका लिंक स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना था कि जब सूर्य पर ज्यादा धब्बे होते हैं तब पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती है। अच्छा, धब्बे जो होंगे, काले धब्बे होंगे, तो मतलब ये है कि सूरज की किरणें वहां से कम तीव्रता से निकलेंगी और जब कम तीव्रता से निकलेंगी
तो धरती के ऊपर भी कम तीव्रता देखने को मिलेगी, तो जिसके कारण पृथ्वी का जो तापमान होगा वो ठंडा होगा। और यदि ये सूरज के ऊपर सन स्पॉट्स जो होंगे वो कम होंगी इनकी संख्या, तो क्या होगा, वहां से जो गर्मी निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी और गर्मी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी है, वैज्ञानिकों का मानना था कि जब सूर्य पर ज्यादा धब्बे होते हैं तब पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती है और जब कम धब्बे होते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। इस तरह उन्होंने तर्क दिया कि पृथ्वी का तापमान केवल मानवीय गतिविधियों की वजह से नहीं बल्कि सूर्य की गतिविधियों जैसी प्राकृतिक घटनाओं से भी प्रभावित होता है। तो ये तर्क दिए गए इनके द्वारा, स्केप्टिक्स के द्वारा, कि आप सिर्फ यही मत बोलिए कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं तभी तापमान बढ़ रहा है। सो इन्होंने एक रिलेशंस उसके बीच स्थापित करने की कोशिश करी है सूरज के धब्बों के साथ। लास्ट का जो पॉइंट है, इस तरह के तर्कों को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया ताकि यह बताया जा सके कि जलवायु परिवर्तन पूरी तरह से मानव जनित, मानव द्वारा उत्पन्न नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों और आंकड़ों से यह सिद्ध हो चुका है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियां जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे। तो स्केप्टिक्स के द्वारा भी कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा था जो पहले डिनायल लॉबिस्ट के द्वारा किया जा रहा था। परंतु उसके बावजूद भी आज की यदि हम स्टडी की बात करते हैं, साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, तो ये पाया जाता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण ही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है और जितनी भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है। तो जितने मर्जी तर्क दे ले, परंतु मानव के द्वारा ये जो गतिविधियां करी जा रही है ये एक अहम रोल प्ले कर रही है धरती के जलवायु को परिवर्तन करने में। आगे इसकी डिबेट क्या है इसको हम बाद में समझेंगे।